Hey friends, I am Kusum and welcome back to Faculty Channel once again. I know बहुत दिनों बाद आज ये वीडियो लेके आई हूँ, but yes, I was preparing, I was engaged in some other things. तो अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992. नाउ ये टीचिंग से रिलेटेड जितने भी आपके एग्जामिनेशंस हैं उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, भले ही वो आपका बीएड हो, एमएड हो, चाहे कोई लेक्चरर, एलटी या नेट का एग्जामिनेशन है, यूपीएससी यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन है, इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो प्रोग्राम ऑफ एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले मैं एक एनपीई 1986 का वीडियो मैंने बनाया था जो काफी जिसके ऊपर मुझे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। ऑन दैट आई हैव गॉट सम मोर कॉमेंट्स कि मैं प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 के ऊपर भी वीडियो लेके आऊं। सो अब टुडे आई एम प्रेजेंटिंग दिस वीडियो फॉर यू जो जिसको हम पॉपुलरली POA 1992 भी बोलते हैं। तो देखते हैं क्या है इस वीडियो के अंदर। टॉपिक्स जो मैं इसमें डिस्कवर करूंगी वो है आपका इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा देखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है इससे रिलेटेड, कुछ ऑब्जेक्टिव्स या ऑफ प्रोग्राम ऑफ एक्शन फीचर्स क्या हैं और मेजर रिकमेंडेशंस। इसमें मेन हमारा मेजर रिकमेंडेशंस होगा जो हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए, अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे जाएं तो सबसे पहले हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस वो आई थी आपकी 1968 में। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आप लोगों ने मेरा नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था 1986 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे। ठीक है, तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि 1968 नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे। ओके नाउ, तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968 में, फॉलोड बाय 5 ईयरली रिव्यू टू प्रोग्रेस एंड वर्किंग आउट ऑफ न्यू पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। तो इसमें ये बोला गया था कि जो हर 5 साल में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का रिव्यू किया जाएगा, देखा जाएगा वेदर जो पॉलिसीज बनी है वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो पा रही है या नहीं। देन इसके बाद आपकी आई थी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो 1986 में लाई गई थी। अब आप मुझे 1986 में आई थी और ये रिजल्ट था आपका किस चीज का, रिव्यू 1968 की पॉलिसी का ही। इस टाइम पे आपके प्रधानमंत्री थे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे जिन्होंने 1985 के बजट सेशन में बताया था अबाउट कि वो किस तरह से नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन लेके आएंगे इन 1986, जिसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। उस टाइम पे आपके ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के जो मिनिस्टर थे वो थे आपके मिस्टर अर्जुन सिंह। अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हुई, क्या हुआ। अब 1986 में जब ये पॉलिसी आई तो फिर उसके बाद जब रिव्यू किया गया, रिव्यू करने का टर्न आया तो तब बोला गया 5 इयर्स में बोला था कि हर 5 इयर्स में रिव्यू होगा। नाउ एक कमिटी सेटअप की गई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आचार्य रामामूर्ति जो मई 1990 में, आई फॉरगॉट टू राइट द ईयर, ये मई 1910 मैं यहां लिख देती हूं सो दैट आपको याद रहे कि इसकी कब आई थी। ओके, ये कमिटी सेटअप की गई थी मई 1990 में। ऑलराइट, तो क्यों की गई थी? टू रिव्यू नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, और इसके ऊपर कुछ मॉडिफिकेशंस और रिकमेंडेशंस दिए गए थे। अब इसके बाद एक CABE एक कमिटी सेटअप की गई CABE की, जिसे आप सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन कहते हैं, जो जुलाई में सेटअप की गई थी इन द ईयर 1991। Here also I forgot to write the date. I'm so sorry for all these silly things I've done. Okay, ये आपकी करी थी 1991 में। ये इसके जो चेयरमैन थे वो थे आपके एन जनार्दन रेड्डी, नरसिम्हा रेड्डी। तो ये उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश के रह चुके थे। ओके, तो इनके ऊपर ये गई थी, जो भी इनको ये बोला गया था, जो आचार्य रामामूर्ति ने जो कमिटी ने जो रिपोर्ट सबमिट करी है आप उनको एक बार रिवाइज करिए और बताइए क्या इस पे कुछ मॉडिफिकेशंस किए जा सकते हैं। नाउ इनके जो तो इन्होंने वो रिपोर्ट पढ़ी और उस रिपोर्ट के बेसिस पे उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट थी वो सबमिट करी इन जनवरी 1992। इस रिपोर्ट को पॉपुलरली बोला जाता है नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन या POA 1992। ठीक है, इतना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपका क्लियर हो गया। Now, this policy aimed to promote national progress, sense of common citizenship and culture, and to strengthen national integration.
क्लियर? इसका एम क्या था? नेशनल प्रोग्रेस को प्रमोट करना, सेंस ऑफ कॉमन सिटीजनशिप एंड कल्चर क्रिएट करना और नेशनल इंटीग्रेशन को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना। अब हम आ जाते हैं इसके मेजर रिकमेंडेशंस में। देखिए 1980, एक चीज आप याद रखिए, जो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एनपीई 1992 क्या है, वो भी पीओए 1992 है, और अगर रिवाइज्ड एनपीई 1986 पूछा जाए तो वो भी आपका पीओए 1992 होगा। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको इन चीजों को अपने माइंड में रखना है। नाउ कमिंग टू द रिकमेंडेशंस ऑफ पीओए, सबसे पहला रिकमेंडेशन अगर पीओए ने दिया या एनपीई ने दिया, वो था आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर के अंदर आपके जितने चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज हो गए, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, आंगनवाड़ी, प्री प्राइमरी स्कूल, स्टेट गवर्नमेंट म्यूनिसिपैलिटीज, डे केयर सेंटर्स, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ऑफ टीचर्स एंड एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज जो भी प्री प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड थी, उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए। सेकेंड रिकमेंडेशन दी थी इसमें एलिमेंट्री एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को। देखिए अब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हमने उसमें भी पढ़ा था एनपी 1986 में, तो आप मुझे बताइएगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में क्या क्या इंक्लूडेड है। ओके, नाउ इसने क्या बोला था, इसने मॉडिफाई किया था एलिमेंट्री एजुकेशन को। कैसे? एक तो यूनिवर्सल एनरोलमेंट या यूनिवर्सल रिटेंशन जो चिल्ड्रन का है वो अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए। किसमें? एजुकेशन में। यूनिवर्सल एनरोलमेंट और यूनिवर्सल रिटेंशन इंपॉर्टेंट है 14 ईयर्स ऑफ एज तक। रिटेंशन मीन्स कि बच्चे 14 ईयर्स तक पढ़ें, कंपल्सरली पढ़ें। सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट लाया गया था इन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में दो चीजें इंपॉर्टेंट हो गई थी, 2 रीजनेबली लार्ज रूम्स दैट आर यूजेबल इन ऑल वेदर्स, और नेसेसरी टॉयज एंड गेम्स मटेरियल्स होने चाहिए, ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, मैप्स, चार्ट्स और भी जितने भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं वो सब इसमें इंक्लूडेड होने चाहिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में। अब आप मुझे बताइएगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कौन सी एजुकेशन से रिलेटेड है, प्राइमरी से या सेकेंडरी से? आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कौन से लेवल की एजुकेशन से रिलेटेड है। ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड वन, सेकेंडरी एजुकेशन एंड नवोदय विद्यालय। जितने भी नवोदय विद्यालय थे उनका सेटअप किया जाए, और नवोदय विद्यालय को जो अनरिजर्व्ड एरियाज है उनमें और स्पेशल अरेंजमेंट, स्पेशली इसमें फोकस किया था गिफ्टेड चिल्ड्रन और जो हाई अचीवर्स है उनके लिए एक ये विद्यालय बनाया जाए जिसमें उनको और अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन किया जाए, जिसमें जो आपका फ्रॉम क्लासेस 1 to 5 इसमें जितने भी सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क है, वर्क एक्सपीरियंस क्रिएट किए जाए, इंटीग्रल पार्ट ऑफ करिकुलम जो हर एक स्टेट में और भी स्टेट्स में जो इंक्लूडेड हो। मिडल्स, ये तो आपका प्राइमरी लेवल का स्टेज हो गया क्लासेस 1 to 5 में। मिडिल स्टेज में वर्क एक्सपीरियंस प्रोग्राम्स शुड एम एट डेवलपिंग कॉन्फिडेंस एंड सफिशिएंट साइकोमोटर स्किल्स। इसमें साइकोमोटर स्किल्स पे बहुत स्ट्रेस किया गया, किसके थ्रू सर्टेन ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज। क्लियर? नाउ ओपन यूनिवर्सिटी एंड डिस्टेंस एजुकेशन। यूनिवर्सिटीज और ओपन यूनिवर्सिटीज खोली जाएं जिसके थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन मिल सके बच्चों को, जो खुद रेगुलर स्टडी नहीं कर सकते हैं, रेगुलर स्टडीज नहीं हो पाती हैं, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने लायक ये है कि मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ पर इग्नू का बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, इग्नू का रोल बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो यहाँ पर आप इग्नू को एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं इन योर नोट्स। ओके, सो यहाँ पर इग्नू को बहुत स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन किया गया। अब आते हैं हम रूरल यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स में। यहाँ पर देखिए रूरल इंस्टीट्यूशंस को डेवलप किया जाए, जितने भी रूरल एरियाज है वहां पर, सो दैट आफ्टर स्टार्टिंग द नीड्स ऑफ सच पैटर्न ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन रूरल कम्युनिटीज। तो पहले कैसे सेटअप किया जाएगा, पहले रूरल कम्युनिटीज में आप देखेंगे कि वहां पर क्या नीड्स हैं, रिसर्च की जाए, तब उनसे रिलेटेड कुछ रूरल यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट्स खोले जाएं इन सर्टेन रूरल एरियाज। टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन पे स्ट्रेस किया गया। टेक्निकल और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन जैसे कि यहाँ पर कुछ जो मैनेजमेंट और टेक्निकल एजुकेशन का जो सिस्टम है उसे क्लस्टर किया जाए इन रेफरेंस टू रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स, प्रायोरिटीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द की फंक्शन एरियाज। कौन से वो की फंक्शन एरियाज हैं, जैसे डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट स्पेक्ट्रम विद ग्रेट पोटेंशियल्स फॉर एडिंग वैल्यूज टू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो इस पे ज्यादा फोकस किया गया। फिर मेकिंग द सिस्टम वर्क।
मेकिंग द सिस्टम वर्क मीन्स कि टीचर ट्रेनिंग पे बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है इसमें, क्योंकि अगर टीचर अगर अकाउंटेबल नहीं है तो स्टूडेंट्स का फ्यूचर नहीं बन सकता है। तो टीचर का अकाउंटेबल और प्रोफेशनल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए teachers' accountability towards the profession should be developed on behalf of improving the students' service, and behavior of the students should be promoted in accordance with acceptable norms, and also better facilities of educational institutions should be ensured in order to derive the performance of the institutions. Teachers का institutes जहाँ पढ़ रहे हैं, मीन schools, colleges, वहाँ पर का जो परफॉर्मेंस है, फैसिलिटीज क्या दी जा रही है, उनको और एनहांस करना। इसके बाद आया डीलिंकिंग ऑफ डिग्रीज फ्रॉम जॉब्स एंड मैन पावर प्लानिंग। यहाँ पर इन्होंने इस बात पे स्ट्रेस दिया था कि जितने भी जॉब ओरिएंटेड डिग्री या कोर्सेज हैं और जितने भी स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज हैं उनको प्रमोट किया जाए, सो दैट ह्यूमन शुड बी मेड फॉर प्रमोटिंग ह्यूमन कैपिटल इन द स्टेट एज वेल एज इन द नेशन। तो जितने भी डिग्रीज हैं जॉब रिलेटेड, तो उन सबको डीलिंक किया जाए सो दैट मैन पावर और स्ट्रॉन्ग हो सके कंट्री की, राइट। जितना अच्छा वोकेशनली स्किल्स डेवलप होंगे इंडिया में यूथ के, तो उतना मैन पावर बढ़ेगा, जितना मैन पावर बढ़ेगा उतना जॉब्स मिलेंगी, उतना ज्यादा जो हमारा जो यूथ है या जो बच्चे हैं जो अच्छे से डिग्रीज करके आ रहे हैं, बहुत अच्छे टेक्निकली साउंड हैं, तो उनको उनके होने से इकोनॉमी स्ट्रांग होती है कंट्री की। नाउ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यहां स्ट्रेस दिया गया रिसर्च और डेवलपमेंट को पे इन हायर एजुकेशन, क्यों? because of its role of creating new knowledge and insights, imparting innovations and dynamism to the educational process। तो इससे क्या होगा, जो हायर एजुकेशन में जब रिसर्च लाई जाएगी तो और नॉलेज, न्यू नॉलेजेस पता चलेंगी, न्यू नॉलेजेस आएंगी और न्यू इनोवेशंस किए जाएंगे। तो इससे डायनामिज्म जो है वो क्रिएट होगा इन एजुकेशन प्रोसेस। वुमेन एजुकेशन पे बहुत स्ट्रेस दिया गया दैट जितनी भी वुमेन से रिलेटेड गर्ल चाइल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनको कम किया जाए और गर्ल्स का पार्टिसिपेशन इंक्रीज किया जाए सारे स्टेजेस में एजुकेशन के, वो और पर्टिकुलरली जो स्ट्रीम्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट स्ट्रीम्स हैं, जैसे साइंस हो गया, आपका वोकेशनल हो गया, टेक्निकल हो गया, कॉमर्स एजुकेशन, इन सब में गर्ल्स का रोल जो है पार्टिसिपेशन वो इंक्रीज किया जाए। एजुकेशन जो भी है स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब्स या बैकवर्ड सेक्शन से रिलेटेड उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, और प्राइमरी स्कूल्स में जो ट्राइबल एरियाज हैं वहां पर और स्कूल्स खोले जाएंगे, सो दैट उनको, अगर जो कई ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर कि लोग नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे उनकी एरिया से बाहर जाएं, तो उनको भी एजुकेट करने के लिए ट्राइबल एरियाज में भी प्राइमरी स्कूल्स खोले जाएं। तो इस पे बहुत स्ट्रेस दिया गया। माइनॉरिटीज एजुकेशन, जैसे कि माइनॉरिटीज जितने भी हैं हमारे कंट्री में, वो अलग अलग रिलीजन, कास्ट, क्रीड से रिलेटेड जो माइनॉरिटीज हैं उनको भी एजुकेशनली डिप्राइव ना रखा जाए या वो बैकवर्ड ना रहे, और उनके लिए भी प्रॉपर अटेंशन दिया जाए, राइट। माइनॉरिटीज से रिलेटेड अगर आप देखें एजुकेशन में, तो वो आपके राइट टू एजुकेशन में आ जाता है, जितने भी आपके फंडामेंटल राइट्स है उन आर्टिकल्स के अंदर, राइट। फिर एजुकेशन ऑफ द हैंडीकैप्ड, तो बच्चे जो लोकोमोटर हैंडीकैप्ड है या कुछ भी माइल्ड हैंडीकैप्स है उनको कॉमन जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके साथ पढ़ाया जाए। उनके लिए ऐसे नहीं कि कुछ अलग से स्कूल खोले हैं, यस, जो कंप्लीटली जैसे हम बोलते हैं विजुअली NIVH बना हुआ है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप बच्चों के लिए है, तो उनके लिए एक अलग स्कूल है जो कंप्लीटली होते हैं। बट आई एम टॉकिंग अबाउट जो बहुत माइल्ड हैंडीकैप्ड है, जो लोकोमोटर हैंडीकैप्ड है, उनके भी नॉर्मल बच्चों के साथ उन जैसा ही एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ स्कूल एजुकेशन पे बहुत स्ट्रेस किया गया। बहुत लंबी लिस्ट थी, मैंने इसमें इंक्लूड नहीं करी है, बट ये सारा रिलेटेड है कि किस तरह से कंटेंट प्रेजेंट किया जाए सोशल एजुकेशन, सोशल साइंसेस का, आपके साइंस के सब्जेक्ट्स का, ह्यूमैनिटी आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में किस तरह से कंटेंट होना चाहिए, किस तरह से सब्जेक्ट्स इंटरलिंक्ड होने चाहिए, और क्या प्रोसेस है स्कूल एजुकेशन का जो अलग अलग जो हर स्कूल उस प्रोसेस को फॉलो करेगा, राइट। फिर है आपका इवैल्यूएशन प्रोसेस एंड एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स। यहां पर क्या है,
एक इंटीग्रेटेड असेसमेंट सिस्टम होना चाहिए ऑल ओवर इंडिया। ऐसा नहीं है कि एक स्कूल किसी तरह का इवैल्यूएशन कर रहा है, एक स्कूल किसी तरह का कर रहा है, फिर तीसरा किसी और तरह से कर रहा है इवैल्यूएशन। नो, अगर सीबीएसई का स्कूल है, सीबीएसई बोर्ड से वो एफिलिएटेड है, तो वो सेम प्रोसीजर, सेम प्रोसेस होगा उसका एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन का जो कि सीबीएसई ने रिकमेंड किया हुआ है। तो दे नीड टू फॉलो ऑल द सेम थिंग्स। सेम थिंग आईसीएसई का है या किसी स्टेट बोर्ड का है, तो उनका इवैल्यूएशन सिस्टम अपना खुद का होता है। तो हर एक स्कूल जो उस बोर्ड से रिलेटेड है, दे विल फॉलो द सेम असेसमेंट सिस्टम। In order to ensure the students' performance, the assessment method should be valid and reliable. Valid भी होना चाहिए, reliable भी होना चाहिए। फिर आता है आपका यूथ एंड स्पोर्ट्स। देखिए यहाँ पर यूथ पे इस एजुकेशन पॉलिसी ने बहुत स्ट्रेस आउट करा है, बहुत स्ट्रेस दिया है। इसमें आ गया आपका यूथ और स्पोर्ट्स को किस तरह से लिंक किया है, इंटीग्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन इन द लर्निंग प्रोसेस एंड इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस। इंटीग्रेट किया जाएगा स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन को, इन्वॉल्व किया जाए यूथ को नेशनल एंड सोशल डेवलपमेंट एंड स्पोर्ट्स एंड गेम्स वगैरह में, particularly to education institutions at the level of higher learning। तो जो educational institutions हैं उनके थ्रू आप देखेंगे बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत से स्पोर्ट्स पर्सन ऐसे हैं जो नेशनल लेवल पे जो स्कूल्स या कॉलेजेस के थ्रू खेलते हैं, राइट। तो उन इंस्टीट्यूट्स के थ्रू ही यूथ को और करा जाए इन स्पोर्ट्स में और ज्यादा उनको फॉलो करने के लिए और प्रेरित किया जाए। लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था इसमें 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को स्ट्रेस आउट किया गया, जिसमें इंप्रूवमेंट्स इन द लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसीज ऑफ द स्टूडेंट्स एट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एजुकेशन। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में इसमें आपके इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज आ जाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें प्रोविजन दिया गया फॉर द स्टडी ऑफ इंग्लिश एंड अदर फॉरेन लैंग्वेजेस, इंग्लिश या कोई अलग से कोई फॉरेन लैंग्वेजेस है, और डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एज ए लिंक लैंग्वेज एक्सेट्रा। तो हिंदी लैंग्वेज का डेवलपमेंट लिंक लैंग्वेज की तरह देखा जाएगा। फिर है आपका कल्चरल डेवलपमेंट। कल्चरल डेवलपमेंट में है कि जब ये नेशनल पॉलिसी फॉर्मुलेट की जाई थी तो इसका बेसिक एम्फोसिस जो था, बेसिक स्ट्रेस दिया गया था इंटरलिंक करने के लिए एजुकेशन और कल्चर को। Interlinking education and culture, the stress was given in the development of child's personality। आप समझ रहे हैं, चाइल्ड के पर्सनैलिटी को किस तरह से डेवलप किया जाए थ्रू कल्चर एंड एजुकेशन के इंटरलिंक से, particularly in terms of helping the child to discover his inner talent and to express his creatively। तो वो किस तरह से बच्चा अपने खुद के इनर टैलेंट को समझे और अपने उस टैलेंट को किस तरह से एक्सप्रेस करे। तो वो कैसे करेगा, जब आप एजुकेशन और कल्चर को इंटरलिंक करेंगे, बिकॉज हर कल्चर में हर बच्चे का अलग टाइप का टैलेंट होता है। तो एजुकेशन के थ्रू वो किस तरह से बड़े इजीली उस चीज को एक्सप्रेस कर सके, इसका मेन फोकस था इसमें। मीडिया एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आ जाएगा। इसमें है कि वो जो स्ट्रक्चरल ड्यूअलिज्म होता है उसको अवॉइड करने के लिए मॉडर्न एजुकेशन टेक्नोलॉजी वहां तक पहुंचनी चाहिए इन द मोस्ट डिस्टेंट एरियाज टू द डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ द बेनिफिशियरीज। और इसलिए कैसे पहुंचेगी, थ्रू मीडिया एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। मीडिया नुक्कड़ नाटक करवाते, रेडियो के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू जितने भी एजुकेशनल पॉलिसीज होती हैं वो उन डिस्टेंट एरियाज में जहां पर लोग डिप्राइव्ड होते हैं एजुकेशन से, उन तक ये बातें पहुंचाना। तो ये कैसे पहुंचेगी, मीडिया के थ्रू। मीडिया के बहुत अलग अलग रोल हो जाते हैं। यहाँ पर टीवी हो गया, कई जगहों पर टीवी नहीं है बट रेडियो होता है, रेडियो के थ्रू इन चीजों के बारे में बताना, न्यूज़पेपर के थ्रू बताना, और छोटे मोटे कुछ ऐसे नुक्कड़ नाटक टाइप की चीजें जो नुक्कड़ नाटक, इन सब चीजों के थ्रू हम उन एरियाज में जाके मीडिया के थ्रू ये चीजें बता सकते हैं। टीचर एंड देयर ट्रेनिंग। अब टीचर की ट्रेनिंग पे बहुत फोकस, बिकॉज अगर ट्रेंड टीचर नहीं है, अगर उसे प्रॉपरली नहीं पता है कि किस तरह से बच्चों को हैंडल करना है, बिकॉज साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको चाइल्ड की साइकोलॉजी नहीं समझ आ रही है तो एक टीचर उस बच्चे को किसी भी तरह से हेल्प नहीं कर पाएगी। हर एक बच्चे की साइकोलॉजी डिफरेंट होती है, तो अलग अलग तरह से किस तरह से जो टीचर है उसको बच्चों को हैंडल करे, किस तरह से उनको मैनेज करेगी, तो वो थ्रू प्रॉपर टीचर ट्रेनिंग ही होगा। यहां पर डाइट का रोल, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन का जो रोल है वो आपका प्राइमरी लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर
प्री सर्विस और इन सर्विस कोर्सेज दिए जाते हैं ऑफ एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन। देन आता है आपका सेलेक्टेड सेकेंडरी टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस, जिसमें आपका बीएड इंक्लूड हो जाता है। ये अपग्रेड करता है टू कॉम्प्लीमेंट द वर्क ऑफ द स्टेट काउंसिल्स ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और एनसीटीई ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है ऑफ टीचर एजुकेशन, जो प्रोवाइड करती है नेसेसरी रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटी टू एक्रेडिट institutions of teacher education and to provide guidance regarding curriculum and methods। तो NCTE के ऊपर अगर आपको और पता करना है तो मेरे आप वीडियो में देख सकते हैं, मैंने NCTE के ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है। यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो एंड नो मोर थिंग्स अबाउट NCTE। लास्ट बट इज है यहाँ पर मैनेजमेंट एजुकेशन। तो मैनेजमेंट एजुकेशन में आपका आ जाता है, just a second, according to NPPO educational planning should be linked to manpower planning। मतलब आप जो एजुकेशनल प्लानिंग कर रहे हो, ऐसे नहीं है कि सिर्फ एजुकेट करना है, सिर्फ एजुकेट नहीं, बट उस एजुकेशन का वो यूथ किस तरह से आगे अपने आप को यूज करेगा फ्यूचर में उस एजुकेशन को, उसकी प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर वो उसको लिंक नहीं कर पा रहा है, आगे जाके वो मैन पावर क्रिएट नहीं हो पाएगी। मीन्स मैन पावर हमारे क्यों नेशन, आप खुद सोचिए, गवर्नमेंट जो है वो इतना क्यों खर्च करेगी एजुकेशन पे, क्यों करेगा? बिकॉज दे वांट कि ये जो यूथ आगे बढ़ के आए, दीज आर अ फ्यूचर, ये ही आगे जाके जो है आपका मैन पावर बढ़ाएंगे नेशन की। जितना मैन पावर बढ़ेगा उतना ज्यादा इकोनॉमी फ्लरिश करेगी इंडिया में, राइट? तो इसीलिए मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको एजुकेशन प्लानिंग को किससे लिंक किया गया है? मैन पावर प्लानिंग से। फॉर दिस सच मैकेनिज्म शुड बी सेटअप दैट कैन लिंक द नीड बेस्ड रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी विद व्हाट इट हैज एट प्रेजेंट। तो अभी जो प्रेजेंट में जो चल रहा है सोसाइटी में, तो उसकी नीड कैसे फुलफिल की जाएगी, वो प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन से ही पॉसिबल है। ओके, सो ये कुछ रिकमेंडेशंस थी जो आपकी POA 1992, जिसको नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1992 या फिर प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 भी बोला जाता है, उससे रिलेटेड थी। सो वेल, इफ यू हैव लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट हियर and do subscribe those who are new to my channel, please do subscribe it। I'll bring the next video soon। अब की बार जो वीडियो होगी वो 1968 वाली नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन पे लेके आऊंगी, एंड प्लीज डू गिव मी द आंसर दैट किसने नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 1968 के टाइम पे, उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन था? ओके, आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।